नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी इस खास बातचीत में बात करने जा रहे हैं मायावती के बारे में। बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद हाल ही में अयोध्या पहुंचे। जी हाँ, अयोध्या पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद ने मिल्कीपुर सीट पर अपने किस प्रत्याशी को उतारेंगे, कैसे आखिर चुनावी दांव चलेंगे, इस पर अपने बड़े बयान देते चंद्रशेखर आजाद नजर आए हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर पहुंचे थे, जिस सीट पर उपचुनाव है और उपचुनाव में उस सीट से प्रत्याशी उतारने की तैयारी तमाम दल अब कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद का मिल्कीपुर सीट पर चुनावी जनसभा करना और बड़े बयान कहीं ना कहीं देते नजर आना, वही तमाम मुद्दों को उठाना, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, बड़े मुद्दे कहीं ना कहीं उठाते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि चंद्रशेखर आजाद का मिल्कीपुर उस वक्त पहुंचना जब अयोध्या में पहले ही एक नाबालिग बच्ची के साथ जो हत्याकांड हुआ है, जो दुष्कर्म हुआ है, जो गैंगरेप की घटना सामने आई है, इसी बीच चंद्रशेखर आजाद का मिल्कीपुर पहुंच के बड़े बयान कहीं ना कहीं देना और आने वाले समय में आजाद क्या रणनीति आखिर उठाते नजर आएंगे, इस पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से तमाम औपचारिक ऐलान करते नजर आए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा वो तो आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि आखिर आजाद मिल्कीपुर सीट पर पहुंचे क्यों थे। चंद्रशेखर आजाद फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट पर पहुंचे, यानी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट जिस सीट पर उपचुनाव है। और इस वक्त ये सीट चर्चाओं में बिस्ले है क्योंकि अयोध्या में उस नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी को लगातार जमकर तमाम विपक्षी पार्टियां भी घेर रही हैं। आपको बता दें, आजाद इस बार के उपचुनाव में कयास लगाए जा रहे हैं कि अपनी पत्नी वंदना कुमारी पर चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं, यानी वंदना कुमारी को चुनावी मैदान में अपने टिकट पर, यानी आजाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। दलितों को साधने के लिए आजाद की रणनीतियां कहीं ना कहीं सफल साबित होती हैं। दलितों के मसीहा चंद्रशेखर आजाद कहलाते हैं, लेकिन क्या दलितों के मसीहा कहलाए जाने वाले चंद्रशेखर आजाद इस बार कोई ऐसी बड़ी रणनीति चल पाएंगे जिस रणनीति के साथ अब चुनाव में जीत दर्ज करने, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो जीत दर्ज कर चुके हैं। अब जो पूरी की पूरी निगाहें, जो अहम निगाहें हैं, वो निगाहें कहीं ना कहीं इस उपचुनाव पर आकर दिखेंगी। उपचुनाव में क्या रणनीति रहेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प है। अब आप पहले आजाद का ये बयान सुन लीजिए कि मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते चंद्रशेखर आजाद क्या बड़े बयान देते नजर आए हैं, तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं रोशनी करते नजर आए हैं। सुनिए ये बयान। देने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ बताओ। रोजगार देने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ बताओ। अच्छा हॉस्पिटल बनाने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ बताओ। उद्योग धंधे लगाने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ बताओ। अच्छे स्कूल खुलवाने की जिम्मेदारी किसके पास है? ताकत किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ। सब कुछ तो सरकार के पास है। और आप अगर अपनी ताकत नहीं बनाओगे, आप सरकार नहीं बनोगे, तो कैसे बदलाव हो जाएगा भाई? अब मैंने कहा, मेरी बात पे गौर करो, मैंने पार्लियामेंट में कहा कि भारत में बदलाव तब तक नहीं होगा, गौर से सुनना, जब तक इस देश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था तब तक नहीं होगी, जब तक प्रधानमंत्री से लेकर और प्रधान का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तब तक इस देश में अच्छी शिक्षा गरीबों को नहीं मिल सकती। जब प्रधानमंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, राष्ट्रपति से लेके, राज्यपाल से लेके सारे मंत्री, विधायक, सांसद, जिसमें मैं भी, और जितने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के अधिकारी हैं, जितने भी वो नेता हो, अभिनेता, जितने लोग जो सरकारी सुरक्षा लेते हैं, सुविधा लेते हैं, तनख्वाह मिलती है, मानदेय मिलता है, जब तक उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक इन सरकारी स्कूलों में सुविधा नहीं आने वाली। क्योंकि सुविधा तब आएगी जब एक ही कमरे में क्लास 4 के बच्चे बैठे होंगे, एक बच्चा मुख्यमंत्री जी का होगा, दूसरा बच्चा कलेक्टर साहब का होगा, तीसरा बच्चा एसएसपी महोदय का होगा, चौथा बच्चा सीओ महोदय का होगा, पांचवा बच्चा हमारे जैसे किसान मजदूर के परिवार का होगा, छठा बच्चा सफाई सफाई का काम करने वाले का होगा, और सातवां बच्चा खेतों में मजदूरी करने वाले का होगा। जब तक ये नहीं होगा, तब तक अच्छी शिक्षा नहीं आएगी। जिस दिन ये हो गया, न मास्टर की कमी होगी, न स्कूल गिरने वाला होगा, न पंखों की कमी होगी, न किताबों की कमी होगी, बेहतर से बेहतर शिक्षा मिलेगी। ये होगा बदलाव। और फिर अच्छा इलाज कब मिलेगा?
जब राष्ट्रपति से लेके और गांव में रहने वाले प्रधान के बच्चे का भी इलाज और उनका खुद का इलाज भी सरकारी अस्पतालों में होगा, तब आएगी सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं। कैसे? अगर मुख्यमंत्री जी बीमार हो जाए, मैं तो नहीं करता हमारे यहाँ अच्छे मुख्यमंत्री बेचारे बीमार हो जाएं, लेकिन क्योंकि ये तो बीमारी आदमी के साथ होती है, मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, अगर कोई भी नेता बीमार हो जाए और उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाने दिया, सरकारी हॉस्पिटल में लाया जाए, तब उसको पता लगेगा कि सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति कैसी है, ना डॉक्टर है, ना दवाई है, ना कुछ है, ना कुछ है। तब जाके बदलाव होगा जब जिलाधिकारी को बीमारी होने पे जिलाधिकारी भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराएगा। जब हम गरीब किसान मजदूर परिवार के लोग इलाज कराते हैं, तब आएगा अच्छा इलाज व्यवस्था, तब आएंगे डॉक्टर बढ़िया, तब जो है बाहर से दवाई नहीं लेके जाएगी, तब एक्सरे मशीन भी होगी, MRI मशीन भी होगी और तमाम तरह की चीजें होंगी, तब जाके बदलाव होगा। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, अगर बदलाव ना देखो, पॉलिसी बना के लाखों लोगों के लिए बदलाव किया जा सकता है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत लाभ देके तो लोगों की मदद की जा सकती है। जैसे मुझसे कोई कहे कि भाई मेरा बच्चा बीमार है, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं दे दूंगा, तो एक बच्चे का इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर पॉलिसी बन जाए तो करोड़ों बच्चों का इलाज मुफ्त में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ। अभी तो मैंने कहा था MBBS MD बनने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए जब, लेकिन शिक्षा इस देश में समान हो जाएगी और शिक्षा मुफ्त हो जाएगी तो किसान का बेटा भी डॉक्टर इंजीनियर बन पाएगा, वकील जज बन पाएगा। जब उनकी जेब नहीं कटेगी, जब उनको जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, जब उनको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, इसको लागू कराने के लिए शक्ति की जरूरत है और शक्ति आपके अंगूठे में है। जिस दिन ये शक्ति आपने मेरे साथ खड़ी कर दी, आजाद समाज पार्टी की पॉलिसी के साथ खड़ी कर दी, उस दिन वो दिन दूर नहीं कि पहले उत्तर प्रदेश में और फिर देश में ये होकर रहेगा। इसको कोई होने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि अब गरीब जागरूक हो गए हैं, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं। आप महसूस करो, और ये बात मीडिया के लोग भी सुन लो, हमने मांग की है कि देश की आजादी के 75 साल हो गए हैं, अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और SC ST OBC के लोगों को संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? इस बात को भी समझो। 2% सरकारी नौकरियां हैं, 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी नौकरियों में आरक्षण है और 98% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है। 98% प्राइवेट सेक्टर किसका है? सुनो, प्राइवेट सेक्टर में तुमसे कोई पूछ ले, कहे भाई वो क्यों देंगे नौकरी, इसलिए देंगे क्योंकि सरकार प्राइवेट सेक्टर में जो लोग उद्योग लगाते हैं, 1 रुपया लीज पे लाखों बीघे जमीन उनको देती है, हजारों बीघे जमीन देती है, साथ करोड़ों रुपए का लोन उनको देती है बैंक से, साथ करोड़ों रुपए के टैक्स में छूट करती है। ये सारा पैसा हमारी मेहनत की कमाई का होता है। ये जमीनें जनता की होती है। जब ये जमीनें आप उनको देते हो, छूट देते हो, टैक्स में जो छूट देते हो और लोन देते हो, तो जनता का पैसा जब उनको देते हो तो जनता को हिस्सेदारी भी उसमें मिलनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ जब सामान उनकी कंपनियों में जो बनता हम खरीदते हैं, तो जब उनके जो है ग्राहक हम हैं, तो उनके कर्मचारी हम लोग क्यों नहीं हो सकते? सरकार मुझे इस बात का जवाब दे। तो सुना आपने चंद्रशेखर आजाद ने किस तरह से आरक्षण का मुद्दा उठाया। चंद्रशेखर आजाद ने ये भी कहा कि मिल्कीपुर की जनता की जो आम से आम सुविधाएं जो कहीं ना कहीं उनको प्राप्त नहीं हो रही हैं, वो सुविधाएं इस बार अगर आजाद को वो जीत दर्ज करा लेते हैं, आजाद के प्रत्याशी को जीत दर्ज करा लेते हैं, तो ये सारी सुविधाएं चंद्रशेखर आजाद मिल्कीपुर की जनता को देते नजर आएंगे। इस बार नगीना से लोकसभा चुनाव में आजाद ने जीत दर्ज की थी। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव में नगीना की सीट पर बतौर प्रत्याशी खुद चुनावी मैदान में उतरे थे और जनता का पूर्ण मत अपनी ओर कहीं ना कहीं खींचने में सफल साबित हुए। अब वही चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में तमाम बड़ी रणनीतियां भी बना रहे हैं। क्या ये रणनीतियां आजाद के लिए सही साबित होंगी? क्या ये रणनीतियां आजाद के पक्ष में साबित होंगी? ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद मिल्कीपुर की सीट पर भी अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे। उत्तर प्रदेश में 10
विधानसभा सीटों पर, जिन सीटों पर उपचुनाव है, इसमें आजाद के साथ अखिलेश यादव भी अपने प्रत्याशी उतारते नजर आएंगे, भाजपा भी अपने प्रत्याशी उतारते नजर आएगी। और उत्तर प्रदेश में इस बार चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, क्या वही प्रदर्शन उपचुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं, इस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल अब आजाद के इस बयान पर, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद बड़े बयान तो देते नजर आ रहे हैं, क्या इन बयानों पर खरे उतर पाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।